हेलो गाइस, आइए डुबेरा के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम आपके सामने सल्तनत काल पार्ट 2 लेकर के हाजिर हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक भारत आ चुका है और भारत में उसने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना कर दी है, लेकिन अचानक घोड़े से गिर करके उसकी मौत हो जाती है और उसे जो है दफना दिया जाता है। अब उसके बाद की घटना हिंदुस्तान में क्या होती है, तो उसकी चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं सल्तनत काल पार्ट 2। उसमें हम लोग जानेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश जिसका शासनकाल 1210 से 1236 एडी तक माना गया है। आफ्टर द डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, आरामसा द सन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक हैज़ enthroned on the Slav dynasty, and after some time Iltutmish succeeded the dynasty and established a new era as a Sultan of Slav dynasty, because Iltutmish was the Slav and also son-in-law of Kutubuddin Aibak. इल्तुतमिश का जब हम शासन की बात करते हैं तो इल्तुतमिश न केवल इसका दामाद था बल्कि इसका दास था। सो दिस इज़ वाई इल्तुतमिश वॉज कॉल्ड स्लेव ऑफ स्लेव इन मिडाइवल हिस्ट्री। इसी वजह से जो है इसे दासों का दास कहा जाता है। तो दासों का दास कहने का क्या अर्थ है? दासों का दास कहने का सीधा सा अर्थ है कि इल्तुतमिश जो है मोहम्मद गोरी का भी दास था और इल्तुतमिश जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक का भी दास था। लेकिन दासता से मुक्त कराया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्यों? क्योंकि इसने अपना दामाद बना लिया था। और कहा जाता है जब किसी भी दास को अपना निजी जो संपत्ति है वो दे दिया जाए अथवा अपने निजी रिश्तेदार से उसकी शादी करा दिया जाए तो वह दासता से मुक्त हो जाता है और अमीरों की श्रेणी में शामिल हो जाता है। तो ये एक बड़ा उस समय का कठिन दौर था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में अपना साम्राज्य बढ़ाना था और जितने भी उसके विरोधी हो सकते थे उनको वह मैट्रिमोनियल अलायंसेस में उन्हें बांध लिया और फिर आगे जाके साम्राज्य को चलाने की कोशिश की। लेकिन अकस्मात उसकी मौत हो गई और उस मौत के बाद से इल्तुतमिश आदि तमाम लोग जो है इस गद्दी के दावेदार हो गए। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि कुबाचा, इल्तुतमिश ये लोग ऐसे थे जो पहले से ही दासत्व में चले आ रहे थे और गद्दी के असली हकदार भी थे। अब इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठता है तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों में टक्कर होनी तय है। तो यहाँ पर आपको ये बात बता दें कि इल्तुतमिश अपने सभी विरोधियों को पराजित करता है और पराजित करने के साथ साथ आराम शाह को मार डालता है और गद्दी हथिया लेता है। यानी द सन ऑफ लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश सक्सीडेड द डायनेस्टी इन 1210 AD। 1210 में ये पूरी की तरह से गद्दी को हथिया लेता है। थोड़ा सा पीछे जाएं तो पता चलता है कि जिस समय इसने शादी किया था ऐबक की लड़की से, उस समय इसका जो पद था वो था अमीर शिकार। और अमीर शिकार एक ऐसा पद होता था जिसमें राजा के निजी शिकार का पूरी व्यवस्था वह व्यक्ति करता था और साथ ही साथ जो घुड़साल था उस घुड़साल में जो राजा से संबंधित जितने घोड़े होते थे उनकी देखरेख करना होता था। इसके साथ ही साथ उन्हें एक नया पद दिया गया और वो था गवर्नर ऑफ द ग्वालियर, यानी ग्वालियर का सूबेदार भी इसे बनाया गया था। अब यहाँ पर इतिहास एक नया मोड़ लेता है और इल्तुतमिश को इतिहास में जाना जाता है रियल फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। अब रियल फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी इसीलिए कहा जाता है बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु हैज़ रिफॉर्म्ड द एडमिनिस्ट्रेशन पावर एंड आल्सो द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। अब इसने क्या किया था कि जैसे ही गद्दी धारण किया, गद्दी धारण करने के बाद इसने सबसे ज़्यादा जो सुधार किए वो थे प्रशासन में सुधार करना और प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार इसने किया। तो इस तरह से कुल मिलाकर के देखा जाए तो इसने अपने चारों तरफ एक ऐसा जाल बुनना शुरू कर दिया जिससे बाकी विरोधी इसका कुछ भी बिगाड़ ना सके।
और ये सबसे बड़ा रीज़न था कि उसने 40 गुलामों का एक दल बनाया। ही मेड अ ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स एंड दिस ग्रुप वॉज नोन एज तुर्कान चिहालगानी। वह ग्रुप क्या कहलाया? तुर्कान चिहालगानी। ये नाम ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तुर्कान चिहालगानी, और जिसे चरगान कहा गया अथवा इसे चालीसा दल भी कहा गया। चालीसा दल, इट वॉज ऑल्सो नोन एज चालीसा दल। देयर आर 3 नेम्स of 40 slaves, group of 40 slaves. The first name is Turkani Chihalgani, second name is Chargan and third name is चालीसा दल। अब ये 40 गुलामों का जो दल था ये इतना खतरनाक था कि हर वक्त इल्तुतमिश की सुरक्षा इनकी जिम्मेदारी थी। और इसी तुर्कानी चिहालगानी का जो सरगना बनता है आगे चल कर के, वो बनता है गयासुद्दीन बलबन। बलबन यहाँ पर है लेकिन अभी उतना उभरा हुआ नहीं है, उसे कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं और जिम्मेदारियों का वो निर्वहन कर रहा है। यह पहला ऐसा सुल्तान था हिंदुस्तान में जिसे बगदाद के खलीफा ने जो है वो परमिशन दिया था कि तुम हिंदुस्तान में एज अ सुल्तान शासन करो। क्योंकि पहले क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति अगर हिंदुस्तान या दुनिया में कहीं भी जो मुस्लिम व्यवस्था से संबंधित है अगर शासन करता था तो बगदाद के खलीफा से या उस समय के जो खलीफा हुआ करते थे उनसे परमिशन लेना पड़ता था। तो जिस समय ये गद्दी नशीन हुए, इंथ्रोन हुए, उस समय बगदाद के खलीफा से इन्होंने अपनी जो है पहचान करवाई और कहा कि हम हिंदुस्तान के सुल्तान हैं। अब कैलिफ यानी खलीफा ने अगर परमिशन दे दिया है तो फिर हिंदुस्तान में कोई दूसरा सुल्तान नहीं हो सकता है। दैट मीन्स ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कैलिफ ऑफ बगदाद एज अ सुल्तान इन इंडिया। तो अब इसे पूरा अधिकार मिल गया कि ये चाहे जो कुछ भी सुधार करना चाहे ये कर सकता है। और इल्तुतमिश पहला ऐसा तुर्की सुल्तान था जिसने सिल्वर कॉइन रिलीज़ किया, यानी ही वॉज द फर्स्ट तुर्की सुल्तान दैट ही हैज़ रिलीज्ड सिल्वर कॉइन नेम एज टंका। टंका के नाम से इसने जो है सिल्वर कॉइन रिलीज़ किया था। और इसने जो भी एडमिनिस्ट्रेशंस में सुधार किए, रिफॉर्मेशन किया, वो सारा कुछ जो है कहीं न कहीं कैलिफ से जुड़ा हुआ था और कैलिफ के नाम पर ही होता था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ही वॉज फर्स्ट तुर्किश सुल्तान had released silver coin. The name of silver coin was टंका। टंका, ठीक है, हिंदी में लिखेंगे टंका, ठीक है, टंका। टंका इन्हें कहा जाता था। और टंका का अगर वज़न देखा जाए तो सिल्वर कॉइन था तो एक टंका जो था वो 175 ग्रेन का था। ग्रेन उस समय का तौल होता था। अगर हम ग्रेन देखें तो एक ग्रेन जो होता है, अगर ग्राम में इसको कन्वर्ट करें तो एक ग्रेन जो होता है वो 0.0647 ग्राम के होता है, ठीक है ना। तो ये एक रेशियो चलता है। इसका मतलब 175 अगर ग्रेन का कोई सिक्का है तो वो लगभग 11.2 ग्राम का वो सिक्का होगा। तो 11 ग्राम का जो सिक्का होता था ये किसका बना होता था? चांदी का, यानी सिल्वर का। और इसे ही कहा जाता था टंका। गॉट इट? चलिए, इस तरह से हम यहाँ समझ गए कि इसने बहुत सारे ऐसे सुधार किए जो उस समय के सुधार के हिसाब से देखा जाए तो ये पहला सुधार था। अब इसने टैक्स यानी रेवेन्यू के कलेक्शन के लिए भी इसने बहुत सारे सुधार किए। और वो सुधार था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्ता सिस्टम।
इक्ता सिस्टम को इसने स्थापित किया। और इक्ता सिस्टम में इसने क्या किया कि अपने सभी जितने भी इसके क्षेत्र थे, जितने भी क्षेत्रों पर इनका अधिकार था, उन सभी क्षेत्रों में इक्ता सिस्टम लागू कर दिया। और इक्ता सिस्टम का जो हेड हुआ करता था, हेड ऑफ द इक्ता सिस्टम वाज नोन एज इक्तेदार। इक्तेदार, तो आप इसे समझ सकते हैं कि इक्तेदार कौन होता था। जो इक्ता सिस्टम का प्रमुख होता था वो इक्तेदार कहलाता था। अब यहाँ पर एक और इसने ज़बरदस्त बात परिवर्तन की थी, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, ठीक है, कैपिटल का ट्रांसफ़र किया था। और कहाँ से किया था? लाहौर टू, बताइए, दिल्ली। लाहौर से दिल्ली इसने अपना ट्रांसफ़र को, अपने कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया था। क्योंकि यहाँ पे आपको हम पहले वीडियो में बताए थे कि पहले गजनी हुआ करता था इन लोगों का जो मुख्यालय, और मुख्यालय बाद में लाहौर बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में जो मुख्यालय बनाया था उससे पूरी तरीके से ये सहमत नहीं थे, और ये चाहते थे कि अगर हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली में ही इनका मुख्यालय बने, क्योंकि बार बार लाहौर जाना और वहाँ से सारी चीज़ों को नियंत्रित करना और वास्तव में दिल्ली को नियंत्रित करना ये थोड़ा सा कठिन था। अब यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पे देखा जाए तो हिंदुस्तान में फर्स्ट मुसोलियम यानी पहला मकबरा लाने का श्रेय जो है वो इल्तुतमिश को जाता है। यानी ही बिल्ट फर्स्ट मुसोलियम, मुसोलियम यानी मकबरा, ठीक है, फर्स्ट मुसोलियम इन 1231 AD इन इंडिया, ठीक है। और ये जो फर्स्ट मुसोलियम बना था वो किसका बना था? नासिरुद्दीन महमूद का, नासिरुद्दीन महमूद का, ठीक है। और नासिरुद्दीन महमूद कौन था? ये उसका पुत्र था, किसका? इल्तुतमिश का, ठीक है। तो इस मकबरे को क्या कहा जाता है? दिस मुसोलियम इज नोन एज एट दैट टाइम सुल्तानगढ़ी, सुल्तानगढ़ी, ठीक है। हिंदी में भी नाम लिख दे रहे हैं, सुल्तानगढ़ी। तो उस समय उस मकबरे का नाम, आज भी वो मकबरा है, आप अगर देखेंगे दिल्ली में ही है। उस मकबरे को देखने आप जाएंगे तो अब तो मतलब भग्नावशेष में है, रूइन कंडीशंस में है, लेकिन सुल्तानगढ़ी के नाम से वो आज भी प्रचलित है। तो इस तरह से इसने भारत में कुछ मॉन्यूमेंट्स भी कंस्ट्रक्ट करवाए थे। और जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसकी मृत्यु के बाद इनके साम्राज्य में विघटन शुरू हो गया, यानी कि अब स्लैब डायनेस्टी धीरे धीरे इल्तुतमिश के ख़ानदान के हाथों से निकलता हुआ दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि आफ्टर डेथ ऑफ इल्तुतमिश मेजॉरिटी ऑफ द जो नोबल्स थे वो इंथ्रोन किए इसके पुत्र को, और इसका पुत्र का क्या नाम था? रुकनुद्दीन फिरोज़। लेकिन इल्तुतमिश का जो दिली इच्छा थी वो थी कि हमारी पुत्री रजिया सुल्तान जो है वो इंथ्रोन हो और वही हिंदुस्तान की अगली मल्लिकाए जहाँ बने या सुल्तान बने। तो इस तरह से अब महिला के हाथ से तो ये निकल गया गद्दी। अब महिला के हाथ से जब गद्दी निकल गया, क्योंकि पुरुष वर्ग का वर्चस्व था और जितने नोबल्स थे वो चाहते थे कि महिला के आगे हमें झुकना ना पड़े। लेकिन कहा जाता है ना कि अगर इच्छा हो दिल में और ज़बरदस्त जो है जनता का कह सकते हैं कि अगर साथ हो तो वो भी इच्छा पूरी हो जाती है। जो रुकनुद्दीन फिरोज़ था वह अयोग्य शासक था। ही वॉज नॉट अ कॉम्पिटेंट रूलर फॉर द स्लैब डायनेस्टी एट दैट टाइम, जब इंडिया में चारों तरफ से अटैक हो रहे थे। लेकिन जनता के हाथों में कुछ नहीं था, जो कुछ था वो चालीसा दल के हाथों में था। जो 40 स्लेव थे वही इन सारे खेलों को खेल रहे थे। आफ्टर सम टाइम्स रजिया सक्सीडेड द स्लेव डायनेस्टी एंड बिकम द फर्स्ट एंड लास्ट। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि ये रजिया सुल्तान जो है पहली और अंतिम
तुर्क महिला शासिका है। तो पहली और अंतिम तुर्क महिला शासिका जो रजिया सुल्ताना बनी, और इसने अपने भाई जो है रुकनुद्दीन फिरोज को मरवा डाला। और ये कहिए कि रजिया को भी इसके जो बाकी भाई थे वो छोड़ेंगे थोड़े ही, वो भी मार डालेंगे, क्योंकि अब होगा गद्दी का असली निपटारा। और गद्दी के असली निपटारे में हर एक भाई चाहेगा कि हमारे आगे का रोड़ा खत्म हो जाए। तो रजिया को भी एक षड्यंत्र के तहत मार डाला गया। रजिया को पहले अल्तुनिया की तरफ आकर्षित कराया गया। अल्तुनिया जो है बिहार का सूबेदार था और उससे ज़बरदस्ती शादी कराई गई। और शादी कराने के बाद जब दोनों वापस दिल्ली पर अटैक करने आ रहे थे तो रास्ते में ही इन्हें ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पर इनका सहयोगी जो था उसे भी ख़त्म कर दिया गया। यानी रजिया के जितने भी सहयोगी थे, चाहे याकूत की बात कर लें या और भी जो सरदार थे, उन सबको रास्ते से हटा दिया गया था। और अब जो है वो नेक्स्ट रूलर जो बना वो बना बहराम शाह। यानी अभी भी स्लैब डायनेस्टी चल रहा है और अब बहराम शाह रूलर बन गया। और बहराम शाह के बाद एक षड्यंत्र और रचा गया जिसमें फिरोज शाह का जो पुत्र है उसको राजा बनाया गया, यानी अलाउद्दीन मसूद शाह को राजा बनाया गया। और अब तक बलबन जो है वो शीर्ष पे आ चुका है। बलबन जो है लीडर बन चुका है और बलबन को किंग मेकर भी कहा माना जा रहा है। और बलबन ही सारे लोगों को एक एक करके राजा बना रहा है। और सबसे कमज़ोर कड़ी था नासिरुद्दीन महमूद, और नासिरुद्दीन महमूद नामक कड़ी को ये लेकर के बलबन आगे बढ़ता है। और इल्तुतमिश के ख़ानदान में अगर देखा जाए तो नासिरुद्दीन महमूद अंतिम शासक साबित होता है। तो एक तरीके से हम इसको थोड़ा सा बना लेते हैं एक फ्लो चार्ट जिसमें आपको समझ में आ जाए कि इल्तुतमिश जब डेथ कर गया तो गद्दी पर कौन बैठा? विद द हेल्प ऑफ नॉबल्स वो रुकनुद्दीन बैठा। ठीक है। और रुकनुद्दीन के बाद कौन बैठा? रजिया। ठीक है, रजिया सुल्ताना फर्स्ट एंड लास्ट तुर्किश जो रूलर थी। ये इस तरह से है कि इतिहास में बस इन्हीं का नाम आता है अगर स्लैब डायनेस्टी में देखा जाए तो। अब रजिया के बाद नेक्स्ट जो राजा बनता है वो बनता है बहराम शाह। और बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, और अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद बनता है नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है। और यही अंतिम शासक होता है इल्तुतमिश के ख़ानदान का। और इसके बाद इसे ख़त्म करके बलबन अपनी नई सत्ता बनाता है और उसका नाम देता है बलबन डायनेस्टी। तो यहाँ पर अभी भी स्लैब डायनेस्टी चल रहा है, लेकिन बलबन का साम्राज्य यहाँ से शुरू हो जाता है जब नासिरुद्दीन महमूद का कत्ल कर दिया जाता है। तो ये लास्ट रूलर था इल्तुतमिश के वंश का। तो इल्तुतमिश का वंश रुकनुद्दीन, रजिया, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद के बाद ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट रूलर जो बनता है वो बलबन बनता है। अब यहाँ पे ये देखना है कि बलबन कैसे अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाता है और उसके शासन में कौन कौन से ऐसे मुख्य कार्य किए जाते हैं जो उस समय हिंदुस्तान में नाम कर गए। और ये भी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। तो अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लेंगे ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो, जितने भी वीडियोस यहाँ से बन रहे हैं उन सभी के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप नए नए वीडियोस लेते रहें। आपको अगर कुछ भी कहना है या कोई भी ऐसा लेशंस है जिसमें आपको कहीं कोई दिक्कत है और आपके एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़रूरी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर कमेंट लिखिएगा, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे और वो भी बिल्कुल फ्री। थैंक यू।